आइए आज बात करते हैं रॉबर्ट नाजिक की। 16 नवंबर 1938 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक यहूदी परिवार में रॉबर्ट नाजिक का जन्म हुआ। रॉबर्ट नाजिक की प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा प्रिंसटन, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में संपन्न हुई और आगे चलकर इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। अपने राजनीतिक विचारों की विकास यात्रा में रॉबर्ट नाजिक जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे और उनके छात्र जीवन का वह दौर था, उस समय रॉबर्ट नाजिक समाजवादी विचारों के संपर्क में आए। वस्तुतः 1960 से 70 का जो दशक था वो पूरी दुनिया में न्यू लेफ्ट के विचारों के उद्भव का था, उत्थान का था और प्रगति का था। रॉबर्ट नाजिक प्रारंभ में इस समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आए और उनका ये मानना था कि औद्योगिक क्षेत्र में गिल्डों को गठित करना चाहिए और इन गिल्डों या श्रेणियों के माध्यम से संपूर्ण बाजार व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, क्योंकि यही न्यायपूर्ण है। लेकिन आगे चलकर हेक की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी का जब उन्होंने अध्ययन किया तो रॉबर्ट नाजिक के विचारों में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने समाजवादी विचारधारा के बारे में यह मान लिया कि समाजवादी विचारधारा हमारी स्वतंत्रता को, हमारे अस्तित्व को और हमारी संपत्ति संबंधी मूल विचारधारा को, जो कि मनुष्य का मूल स्वभाव है, उससे बिल्कुल विपरीत बैठती है। वस्तुतः समाजवाद एक ऐसा दर्शन था जो मनुष्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा को, संपत्ति संचित करने, प्राप्त करने और उसका उपभोग करने की भावना को बिल्कुल गलत ठहराता था। समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में समानता पर बल देता था समाज की, और यह बात रॉबर्ट नाजिक को अच्छी नहीं लगती थी। वस्तुतः स्वतंत्रता के लिए समानता के परित्याग या समानता के लिए स्वतंत्रता का परित्याग करने की जो प्रवृत्ति उन दिनों यूरोप में पल रही थी, बढ़ रही थी, रॉबर्ट नाजिक उसका विरोध करते हैं। वह समय का एक ऐसा दौर था जब जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में लिखी गई थी और जिसमें जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया था, इसी पुस्तक का उत्तर देने के लिए उदारवादी विचारधारा के अनुसार एक मापदंड तैयार करने के लिए स्वतंत्रता का बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार रॉबर्ट नाजिक ने अपनी किताब सामने लाई और उस किताब का नाम था एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। रॉल्स का मत है कि समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जो व्यक्ति समाज के सबसे निचले पायदान पर है या जो सबसे अधिक अभाव की दशाओं से जूझ रहा है या जो सबसे अधिक पीड़ित है, उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। वस्तुतः वह संपत्ति का एक ऐसा वितरण करना चाहता है जिसमें उस व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो जो जिसके पास सबसे कम है। वस्तुतः रॉबर्ट नाजिक रॉल्स द्वारा प्रतिपादित इस वितरणात्मक न्याय व्यवस्था का विरोध करता है और वह अपनी बात प्रस्तुत करते हुए कहता है कि संपत्ति व्यक्ति का मूल स्वभाव है और यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध लिया जाता है तो यह अनुचित होगा, उस व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं होगा जो एक समाज की व्यवस्था में रहना चाहता है। अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया अर्थात अराजकता, राज्य और स्वप्नलोक का प्रारंभ करते हुए रॉबर्ट नाजिक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति
अपने कुछ अधिकारों को लेकर इस जगत में आता है। यह अधिकार उसके स्वभाव से जुड़ा हुआ है और यह एक प्रकार से उसकी अपनी संपत्ति होता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करता है तो उसके अधिकारों पर समाज के हितों को देखते हुए कुछ सीमाएं लगने लगती हैं और आगे चलकर जब समाज से राज्य रूपी संस्था का विकास होता है तो राज्य को चूंकि कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है, राज्य के पास संप्रभुता है, अतः क्या राज्य व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है? यही मूल प्रश्न है रॉबर्ट नाजिक का, जो उन्होंने एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में अपने पहले भाग में उठाया है। वस्तुतः जिस राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, क्या उस राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों को नियंत्रित करने का अधिकार है? यहीं से रॉबर्ट नाजिक अपनी बात प्रारंभ करते हैं। रॉबर्ट नाजिक की यह पुस्तक 3 भागों में बटी है और जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि जो पहला भाग है वो है एनार्की, दूसरा स्टेट एंड तीसरा है यूटोपिया। पुस्तक के प्रथम खंड में रॉबर्ट नाजिक यह प्रश्न करते हैं या इस प्रश्न को उठाते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को छोड़कर किस प्रकार से एक राज्य का निर्माण करने के लिए या एक सामाजिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़े। रॉबर्ट नाजिक का मानना है कि कुछ विवेकशील लोगों ने उस अराजकता की स्थिति को छोड़ा और एक न्यूनतम राज्य की ओर पदार्पण किया या प्रस्थान किया। रॉबर्ट नाजिक इस बात को यहीं स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्होंने अराजकता शब्द का प्रयोग या एनार्की शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यूरोप में यह एक विचारधारा थी जिसके अनुसार माना जाता था कि यदि राज्य नहीं है तो वह अवस्था अराजकता की होगी, वह अवस्था स्वतंत्रता की होगी और वह अवस्था व्यक्तियों के उन्नति की होगी। तो अपनी पुस्तक के प्रथम खंड में रॉबर्ट नाजिक उसी अराजकता की स्थिति से अपनी बात प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, अर्थात जब राज्य नहीं था तो उस समय सभी लोग अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करते थे या उपभोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में कुछ विवेकशील लोग आए और उन विवेकशील लोगों ने एक न्यूनतम राज्य की अवधारणा को सामने लाया। यह जो न्यूनतम राज्य था यह किसी भी व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर कहीं कोई प्रहार नहीं करता था, उसकी अपनी सीमाएं थी। लेकिन न्यूनतम राज्य के बाद जब राज्य रूपी संस्था आगे बढ़ी तो उसने यह पाया कि बिना व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए हम समाज को एक निश्चित ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। अर्थात समाज की जो स्थिति वर्तमान समय में है इससे और भी बेहतर बनाने के लिए लोगों के उन अधिकारों में हस्तक्षेप करना आवश्यक है जिन अधिकारों के कारण ही या जिन लोगों ने अपनी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया। तो जो दूसरी स्थिति आई वह एनार्की से स्टेट की हो गई, अर्थात अब वह न्यूनतम राज्य वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब स्टेट आ गया। तो प्रथम खंड अराजकता का, दूसरा खंड है वो स्टेट का। जो तीसरी स्थिति आती है जिसको उन्होंने यूटोपिया कहा, उस पर विचार करते हुए रॉबर्ट नाजिक का यह मत है कि यह जो न्यूनतम राज्य वाली प्रथम अवस्था थी और जो स्टेट की या राज्य की दूसरी अवस्था थी जिसमें कुछ ऐसे और अधिक सक्रिय और विवेकशील लोग जुड़ते चले गए, इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित करना होगा। अर्थात उस अवस्था में विवेकशील लोग भी होंगे और न्यूनतम राज्य भी होगा। इस स्थिति को उन्होंने यूटोपिया कहा। यह एक कल्पना लोक की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट नाजिक द्वारा प्रतिपादित संपत्ति संबंधी अवधारणा की। संपत्ति संबंधी अवधारणा पर अपनी बात प्रारंभ करते हुए रॉबर्ट नाजिक ने जॉन लॉक को उद्धृत किया है। रॉबर्ट नाजिक ने जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित
प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा और जॉन लॉक के द्वारा ही प्रतिपादित राज्य के समझौतावादी स्वरूप के बीच एक नई संगति स्थापित करते हुए अपनी संपत्ति संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट नाजिक का मत है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में, जब राज्य नहीं था, समाज एक कानून विहीनता की स्थिति में था। यद्यपि जॉन लॉक कहता है कि उस समय प्राकृतिक कानून था, लेकिन जॉन लॉक भी यह मानता है कि प्राकृतिक कानून होने के बावजूद भी राज्य जैसी कोई बाध्यकारी संस्था उस समय नहीं थी। अब उस समय भी जब राज्य नहीं था, जिसको रॉबर्ट नाजिक एनार्की की अवस्था कहता है, अराजकता की अवस्था कहता है, जॉन लॉक कहता है कि उस समय भी लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक को उद्धृत करते हुए रॉबर्ट नाजिक कहते हैं कि लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया। राज्य रूपी संस्था के आविर्भाव का एकमात्र कारण था कि लोगों के संपत्ति की रक्षा की जाए, क्योंकि जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संपत्ति को माना है और जीवन और स्वतंत्रता को भी संपत्ति संबंधी अवधारणा से के भीतर रखा है। तो नाजिक ने जॉन लॉक को ही उद्धृत करते हुए अपनी बात रखा कि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है। अतः राज्य का मूल स्वर यही होना चाहिए कि वह लोगों के संपत्ति की रक्षा करे। कोई व्यक्ति छल से, चोरी से या गलत तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा न कर ले, इसे रोकना राज्य की जिम्मेदारी है और यही उसकी जवाबदेही भी। जॉन लॉक यह मानता है कि राज्य के आविर्भाव का एकमात्र कारण लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन नाजिक यहीं एक प्रश्न उठाता है और वो कहता है कि यदि राज्य ने लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जन्म लिया है, तो राज्य जब कानून बनाता है तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं और बहुत सारे अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा देता है। तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस राज्य का जन्म हुआ, उसे कहां तक व्यक्तियों के अधिकारों को कुचलने का अधिकार है? इन दोनों के बीच संगति ढूंढना रॉबर्ट नाजिक का मुख्य काम है। रॉबर्ट नाजिक यह बताने का प्रयास करता है कि जिन संस्थाओं को हमने उत्पन्न किया है, चाहे वो राज्य हो, कानून हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या जो भी संस्थाएं जिनको हम लोकतांत्रिक समाज की आदर्श संस्थाएं कहते हैं, उन संस्थाओं ने भी व्यक्तियों के अधिकारों को उनकी सुरक्षा के नाम पर सीमित करने का काम किया है। जो राज्य लॉक के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा के लिए है, उस राज्य को भी रॉबर्ट नाजिक के अनुसार संपत्ति के पुनर्वितरण का अधिकार नहीं है। आपका काम संपत्ति की सुरक्षा है और न कि संपत्ति का पुनर्वितरण। यहाँ पर रॉबर्ट नाजिक यह बताता है कि संपत्ति अर्जित कैसे की जाए। संपत्ति अर्जन के उसने मुख्य रूप से 3 तरीके बताए हैं। जो प्रथम तरीका है वह जॉन लॉक का है, जिसे उसने अधिग्रहण में न्याय का सिद्धांत कहा है, और यह पूरी तरीके से लॉक की विचारधारा है। जो दूसरा और तीसरा सिद्धांत है वो रॉबर्ट नाजिक का अपना है। दूसरे सिद्धांत को उसने हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत कहा है, और जो तीसरा है वह है सुधार में न्याय का सिद्धांत। वस्तुतः संपत्ति संबंधी अधिकारों की व्याख्या करते हुए रॉबर्ट नाजिक ने उसे न्याय से जोड़ा है, इसीलिए उसने यह शब्दावली प्रयोग किया: 1 अधिग्रहण में न्याय का सिद्धांत, 2 हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत, और 3 सुधार में न्याय का सिद्धांत। जो संपत्ति की व्याख्या करने में उसने प्रथम सिद्धांत लिया और जिसके लिए वह लॉक का ऋणी है, वह इस प्रकार है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति
जो संपत्ति का अर्जन करना चाहता है उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि वह अपना श्रम करे या किसी वस्तु के साथ अपने श्रम को मिला दे। लेकिन ऐसा करने में उसे किसी को भी क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही किसी की संपत्ति में सेंध लगाने का अधिकार है। जैसे किसी सार्वजनिक स्थल पे कोई वृक्ष है या किसी रास्ते में कोई वृक्ष है और कोई राहगीर उधर से जा रहा है और यदि वह उस पेड़ पर चढ़ करके उसके पके हुए फलों को तोड़ लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने अपने श्रम को उस वस्तु को प्राप्त करने में लगाया और ऐसा करने में उसने किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। तो फिर जो फल वह तोड़ कर लाएगा वह उस राहगीर की अपनी संपत्ति हो जाएगा। अर्थात प्राकृतिक चीजों के उत्पादन में या उससे प्राप्त करने में यदि हम अपना श्रम लगाते हैं तो इस तरह जो भी अर्जित संपत्ति होगी वो हमारे श्रम का परिणाम होगी और ऐसी संपत्ति को हम अधिग्रहण के अंतर्गत रखेंगे जिसको हमने अपने श्रम के द्वारा प्राप्त किया है। इसमें किसी को हमने कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। जो संपत्ति के अर्जन का दूसरा सिद्धांत है जिसको उसने हस्तांतरण का सिद्धांत कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के या बिना किसी भय के यदि अपनी संपत्ति किसी को दे देता है, चाहे वह उसकी आने वाली पीढ़ियां हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह देने की इच्छा रखता हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें कहीं कोई दबाव नहीं है, तो वह व्यक्ति जो प्राप्त करेगा वो हस्तांतरण द्वारा अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, जिसमें दो पक्षों में आपस में यह पूरी तरीके से सहमति बनी है कि मैं यह संपत्ति दूंगा और वह व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा। इन दो आधारों पर जो भी संपत्ति प्राप्त की गई अधिग्रहण द्वारा या हस्तांतरण के द्वारा, रॉबर्ट नाजिक का कहता है कि इससे कहीं कोई विभेद पैदा नहीं होगा, कहीं कोई असमानता पैदा नहीं होगी। तीसरा जो सुधार में न्याय करने की जो बात कहता है वो ये कहता है कि यदि प्रथम और द्वितीय में या प्रथम और द्वितीय सिद्धांतों के द्वारा हमने जो संपत्ति पाई, यदि कभी लगे कि उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो हमें उसे करने के लिए हमेशा प्रस्तुत और तत्पर रहना चाहिए। और यदि संपत्ति प्राप्त करने के दौरान हमें किसी छल छद्म का सहारा लेना पड़ रहा है या किसी प्रलोभन के द्वारा या किसी भय के द्वारा हम संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं या संपत्ति किसी को दे रहे हैं, तो रॉबर्ट नाजिक का मानना है कि यह उचित नहीं है, यह गलत है। रॉबर्ट नाजिक कहता है कि इन्हीं तीन तरीकों से हम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब राज्य की क्या भूमिका होगी संपत्ति को लेकर के, रॉबर्ट नाजिक इस पर प्रकाश डालता है। राज्य एक संप्रभुता संपन्न संगठन होने के नाते कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार रखता है। रॉबर्ट नाजिक का मत है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है, राज्य का यह दायित्व है कि वह कानूनों को बनाए और उसे लागू करे। लेकिन संपत्ति के संचय, उसे प्राप्त करने, उसका उपभोग करने में राज्य की भूमिका क्या होगी? क्या राज्य संपत्ति के पुनर्वितरण का आदेश दे सकता है? क्या राज्य अपने तरीके से या जिसको वह राज्य के द्वारा प्रदत्त न्याय कहता है, क्या उससे या उसके द्वारा वह संपत्ति के वितरण को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट नाजिक ने दिया है। रॉबर्ट नाजिक ने जो संपत्ति को ग्रहण करने का जो प्रथम सिद्धांत दिया, अधिग्रहण का सिद्धांत, उसमें राज्य की किसी भी भूमिका को मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके परिश्रम को वह महत्व देता है और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके संपत्ति अर्जित करता है तो राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, बशर्ते कि उसके ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति या कोई चोट नहीं पहुंचे। जो दूसरा हस्तांतरण का तरीका है,
रॉबर्ट नाजिक ने माना कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को संपत्ति का स्थानांतरण करता है या हस्तांतरित करता है तो राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संपत्ति के पुनर्वितरण में जो राल्स द्वारा प्रस्तुत वितरणात्मक न्याय है उसमें राज्य की किसी भी भूमिका से इनकार करता है। रॉबर्ट नाजिक ने एक प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से संपत्ति अर्जित करने की भावना को सर्वोच्च स्थान पर रखा और माना कि यदि समाज के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धन अर्जित करने, उसका उपभोग करने या उसका संचय करने की अधिकारिता मिली हुई है तो राज्य को इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि इससे समाज में विषमता फैल रही है। वस्तुतः रॉबर्ट नाजिक के दर्शन में व्यक्ति साध्य है, राज्य एक साधन। व्यक्ति की स्वतंत्रता साध्य है, राज्य एक साधन। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं। इसीलिए रॉबर्ट नाजिक बार बार न्यूनतम राज्य की बात करता है। वस्तुतः यदि रॉबर्ट नाजिक के पूरे दर्शन को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इस वैश्विक व्यवस्था में जहाँ पर राज्य को लोक कल्याणकारी कहकर समादृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, रॉबर्ट नाजिक ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करता है। रॉबर्ट नाजिक की दृष्टि में राज्य केवल व्यक्तियों के हितों का संरक्षक होना चाहिए और वो भी ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्र हों, सक्षम हों, समर्थ हों। राज्य यदि स्कूल खोलता है, राज्य शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध करता है, स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष प्रबंध करता है और ऐसा करके लोगों की जो संपन्न है उनकी संपत्तियों पर टैक्स लगाता है तो रॉबर्ट नाजिक इसका विरोध करता है। वास्तव में रॉबर्ट नाजिक एक न्यूनतम राज्य का समर्थक है। यदि आप ध्यान से देखें तो 1970 के बाद जो नई विश्व व्यवस्था बनी या जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिस प्रकार से आकार ली या जिस प्रकार से वैश्वीकरण का दौर चला पूरी दुनिया में, ऐसे में पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप अपने संपूर्ण प्रबुद्ध विचारकों के साथ इस बात पर बल दे रहा था कि राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। उसे न तो बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार है और न तो समाज की प्रचलित व्यवस्था में। वह केवल एक पुलिस राज्य बनकर रहे, वह सुरक्षा करे, सीमाओं की रक्षा करे, मुद्रा का प्रबंधन करे, विदेश नीति संचालित करे और लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से लोकहित के नाम पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना बंद कर दे। रॉबर्ट नाजिक इसी परंपरा का हिमायती है और इसीलिए उसने लोक कल्याणकारी राज्य की तत्कालीन प्रचलित विचारधारा के विरुद्ध वैश्वीकरण से जुड़े हुए चिंतन का समर्थन किया और एक न्यूनतम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की और उसने यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति संचित करने, उसे प्राप्त करने और उसका उपभोग करने का अधिकार है और यदि इससे किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न होती है तो इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है और न तो राज्य की यह जिम्मेदारी है कि उस विषमता को दूर करने के लिए कोई कानून बनाए या कोई काम करे या उन व्यक्तियों पर टैक्स लगाए जिनके पास अधिक धन है और उसे उन लोगों को खर्च करे जो किसी कारण से अपने कार्यों का प्रबंधन या अपने हितों का प्रबंधन नहीं कर पाते। कुल मिलाकर रॉबर्ट नाजिक की जो विचारधारा है वह वैश्वीकरण के अनुकूल है, बाजारीकरण के अनुकूल है, निजीकरण के अनुकूल है और उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल है। लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र केवल स्वतंत्रता से नहीं चलता, लोकतंत्र केवल संपत्ति संचित करने की भावना से नहीं चलता। लोकतंत्र या उदारवादी व्यवस्थाएं तब चलती हैं जब राज्य लोक के हित में काम करे या तंत्र लोक के हित में काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट नाजिक इस बात को नहीं समझ पाया कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब तंत्र लोक के हित में काम करे। यदि आप लोक को उसकी इच्छा पर, उसकी असीमित संपत्ति संचित करने की भावना के हवाले छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से यह डार्विन के सिद्धांत का सामाजिक रूपांतरण होगा कि जो योग्यतम होगा वह तो जिंदा रहेगा और जो अयोग्य होंगे वो मारे जाएंगे। निश्चित रूप से रॉबर्ट नाजिक
अप्रत्यक्ष रूप से इसी सिद्धांत का समर्थन करता है। आज हम 21वीं सदी के युग में हैं। आज की जो विचारधारा है वह निश्चित रूप से स्वतंत्रता को समानता के लिए बलिदान तो नहीं करना चाहती, लेकिन समानता का पक्ष भी प्रबल तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि यदि समाज में गंभीर असमानताएं होंगी तो आपकी स्वतंत्रता का कोई मतलब और महत्व नहीं होगा। पूरी दुनिया ने यह देखा है कि यदि किसी समाज में कुछ लोग संपन्न हैं और बहुत ज़्यादा लोग असंपन्न हैं, गरीब हैं या दुखी हैं, तो यह एक प्रतिरोध या प्रतिकार का स्वरूप ले लेता है। निश्चित रूप से राज्य को इससे बचना चाहिए और सभी के हित के लिए प्रयास करना चाहिए। आज समय का वही चक्र है जिसमें अब पूरी दुनिया यह मानती है कि यदि किसी विश्व के किसी कोने में गंभीर असमानताएं होंगी, या चाहे वो संपत्ति संबंधी हो, चाहे शक्ति संबंधी हो, चाहे सत्ता संबंधी हो, तो इसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि यदि किसी सशक्त देश के ठीक पड़ोस में कोई ऐसा समाज है जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण या अत्यंत गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो जो पड़ोस में संपन्न देश है वह बहुत लंबे समय तक अपने पड़ोसी देश की समस्याओं के प्रति आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। उसका खामियाजा उस देश को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए जब तक हम समानता को पूरी तरीके से समर्थन नहीं देंगे, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे।